In previous videos, we had learnt about socialism in Europe and the development of Russian Revolution. It was started from 1917 February and the second revolution part was in October 1917. Now we will learn about the changes after October Revolution. The what changes or what changed after October 1917. तो यहाँ हम देखते हैं कि बोल्शेविक पार्टी जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का नाम उसको बाद में दिया गया है, तो बोल्शेविक पार्टी जो है उसी ने मॉस्को और पेट्रोग्राद पर बाद में कंट्रोल कर लिया है. अब इसी के साथ साथ बोल्शेविक पार्टी का रूल शुरू है. बोल्शेविक दे वेर अपोज्ड, टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. और इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री हो चाहे बैंक्स हो, उनका पूरी तरह से उन्होंने नेशनलाइजेशन किया है इन नवंबर 1970. उसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट ने ही, जो बोल्शेविक पार्टी की गवर्नमेंट ने, उन्होंने सभी मैनेजमेंट और जो ओनरशिप है उन पर सभी पर अभी गवर्नमेंट का रूल एस्टेब्लिश हुआ है. लैंड भी डिक्लेयर किया गया है कि ये सोशल प्रॉपर्टी है और उसी के साथ साथ पीजेंट्स को अलाउ किया है कि लैंड उन्होंने जो नोबिलिटी के पास लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिए. सिटीज में क्या हुआ है कि जो भी बड़े बड़े लार्ज हाउसेस थे उनको छोटे छोटे हाउसेस में कन्वर्ट किया गया और जो फैमिली की रिक्वायरमेंट होंगी उसी के अनुसार उसमें चेंजेस किए गए. और वही हाउसेस जो है जो पहले प्राइवेट थे उनको अभी सभी लोगों में बांट दिया गया है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब इसी के साथ साथ जो पुराने राजाओं के टाइटल्स होते थे जो उनके द्वारा दिए गए, तो उनको भी बैन किया गया है. यानी पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन को खत्म करने का जो सोचा था, अब ऐसे ही उन्होंने चेंज दिखाने के लिए मिलिट्री के लिए कहिए या ऑफिशियल्स के लिए कहिए कि नए यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए कंपटीशन रखा था. और उस कंपटीशन में उन्होंने एक हैट, जिसको सोवियत हैट कहा जाता है, और उसका नाम है बुदेनोव्का. तो इस प्रकार की नई हैट जो है वो आर्मी ऑफिशियल्स के लिए उन्होंने शुरू की है. द बोल्शेविक पार्टी, इट वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अब नवंबर 1917 में बोल्शेविक लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस करवाए. इलेक्शंस में बोल्शेविक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, दे डिड नॉट गेन मेजॉरिटी. फिर जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक मेजर्स जो लिए गए थे, डिसीजंस लिए गए थे, उनको रिजेक्ट किया और इसी कारण से लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस किया. अब नेक्स्ट है कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, उसने ऐसा कहा है कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इज मोर डेमोक्रेटिक देन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इस प्रकार की अनिश्चितकालीन परिस्थितियों में इसी कांग्रेस को या सोवियत कांग्रेस जो है उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. इन मार्च 1918 बहुत सारे उसके जो सहयोगी पार्टी है, अदर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका उसको अपोज था. फिर भी उसने क्या किया है कि जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में एक संधि की. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच की बात है. अब इन द इयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम ओनली द पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. तो एक ही पार्टी अभी रह गई, बच गई, और उसी को बाद में क्या है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में वही पार्टी जो है वो कंट्री की एकमेव पार्टी रही है और उसी के साथ साथ ये पार्लियामेंट की एकमात्र पार्टी रह गई है. अभी नेक्स्ट चेंजेस है कि ट्रेड यूनियंस जो थे उस देश में उनको भी पार्टी के कंट्रोल में लाया गया है. अब उसी के साथ साथ जो भी सीक्रेट पुलिस थे, जो चेका जिनको कहा जाता था, और बाद में उनको ओजीपीयू और एनकेवीडी इस नाम से जाना जाने लगा था. तो ऐसे ये पुलिस लोग जो है, सीक्रेट पुलिस उनको कहा जाएगा, दे पनिश्ड टू
दोज पीपल हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। तो बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट जो भी कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको पनिश करने का काम चेका नाम के पुलिस जो है, सीक्रेट पुलिस करते थे। ऐसे ही समय में कुछ यंग राइटर्स और आर्टिस्ट जो है उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को अपना सपोर्ट किया। क्यों? उनको लगने लगा था कि ये पार्टी जो है सोशलिज्म और उसके साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको ये करती है, सपोर्ट करती है, समर्थन देती है। लेकिन कुछ आर्टिस्ट है या कलाकार जो है उन्होंने भी बाद में 1917 के अक्टूबर के बाद उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि जो बोल्शेविकों के समर्थन में होंगे। लेकिन जैसे ही सेंसरशिप इस बोल्शेविक पार्टी के द्वारा उन पर थोपी गई, एनकरेज की गई, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी के अगेंस्ट होना शुरू हुआ। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द सिविल वॉर। जैसे ही बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर अपना कंट्रोल शुरू किया है उसी समय से जैसे उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सोल्जर्स जो थे सेना के, तो दे वेयर आल्सो पीजेंट्स, और इसी वजह से वो चाहते थे कि हम भी अपने घर जाए और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का तो उसको ले ले, और इसलिए वो सेना छोड़कर घर जाना चाहते थे। तो यहाँ हम देखते कि ऐसे ही समय जो है नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, दूसरे है लिबरल्स, ये दोनों भी ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, और इन्होंने क्या किया है कि बोल्शेविक पार्टी का कंडेम करना शुरू किया, मीन्स उनको द्वेष आने लगा है उनके बारे में, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया है कि साउथ रशिया को मूव किया है और वहां पर अपनी ट्रूप्स बनाना शुरू किया है। जो बोल्शेविक पार्टी की सेना थी उसको रेड आर्मी कहा जाता था, तो इन्होंने ग्रीन और व्हाइट आर्मीज बनाई और दोनों ने मिलकर रेड आर्मी के साथ लड़ाई छेड़ने के बारे में सोचा। अब इनको बैकिंग किसका था? जो भी सोशलिज्म के अगेंस्ट लोग हैं, जैसे जापानीज है, अमेरिकन है या फ्रेंच है और ब्रिटिश, तो ऐसे लोगों ने इनका बैकिंग किया कि रशिया में इस प्रकार का सोशलिज्म नहीं आना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था, और इस वजह से इन्होंने इन लोगों का सपोर्ट किया। तो बोल्शेविक और बाकी नॉन बोल्शेविक जो है उनके बीच का यह सिविल वॉर जो है वो 1918 और 1919 इसी पीरियड के दौरान शुरू हुआ था। अब इसमें लूटमार करना है या डकैती करनी है या फेमिन है, दे वेर कॉमन इन दिस पीरियड, क्योंकि वॉर चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। तो ऐसे ही समय जो रशिया का रूलर था पहला, जिसका नाम था जार निकोलस II, तो उसको उसके परिवार जो है जिसमें उसके बच्चे थे, उनकी बेटियां थी छोटी छोटी, तो उन सभी का मर्डर भी करवाया गया। यानी ऐसे कुछ अपराध जिनको कहा जाता है, क्राइम जो है वो इस काल के दौरान हुए। अब इसी के साथ साथ बोल्शेविक लोगों ने फॉर्मर रशियन एम्पायर पर पूरी तरह से बाद में कंट्रोल किया है, उसमें वे सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन उनको सपोर्ट जो है वो जदीदिस्ट और रशियन नेशनलिटी जो है इनका सपोर्ट उनको बाद में मिलेगा, क्योंकि नॉन बोल्शेविक ऑर्गेनाइजेशन जो थे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जिसके कारण लोग उनसे खफा होने लगे, एंग्री होने लगे, और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को ही अपना समर्थन देना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज, मीन्स उनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो वैसे ही रखा गया था, और उसी के साथ साथ उन्होंने पीजार्ड्स को परमिट किया है कि जो लैंड जो है उसको सोशलाइज किया गया है, ऐसी लैंड को उन्होंने कल्टीवेट करना है। उसी प्रकार से ऐसी वो दिखाना चाहते थे कि हमने जो जब्त की गई लैंड है, कॉन्फिस्केटेड लैंड है, उसमें उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि किस प्रकार से
सोशलिज्म या कलेक्टिव वर्क होता है, यानी सामूहिकता क्या होती है ये दिखाने का प्रयास जो है वो कर रहे थे। अब इसके साथ साथ सेंट्रलाइज प्लानिंग की प्रोसेस जो है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। अब इसी के आधार से 5 ईयर्स प्लान जो है वो भी डिसाइड किया गया है और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऑल प्राइसेस जो है उनको फिक्स किया गया, कि वस्तुओं के प्राइसेस फिक्स किए और इसमें से 2 प्लान्स जो है वो शुरुआती 2 प्लान्स जो है उसमें प्रमोट किया गया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ये 1927 से 1932 तक का पहला 5 ईयर प्लान था और दूसरा है 1933 से लेकर 1938 तक का। अब इस प्रकार के प्लानिंग के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सेंट्रलाइज हो गए और इसी के कारण इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो लगभग 100 गुना बढ़ गया है, 100% जो है बढ़ गया है। कौन कौन से क्षेत्र में? ऑयल प्रोडक्शन है, कोल प्रोडक्शन है और स्टील प्रोडक्शन है और उसी के साथ साथ न्यू फैक्ट्री सिटी जो है वो इसी के कारण निर्माण हुई है। यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वह रशिया के फैक्ट्री जो है उसके बारे में है, कि जो उस काल में मीन्स 1918-1919 में इस प्रकार की फैक्ट्रीज होती थी जिसमें से चिमनियों का धुआं जो है वो सोवियत रशिया में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन, और स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण उसको कहा जाएगा। अब स्टालिन कंट्रोल द रशिया आफ्टर लेनिन, ये जो है उसका इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही परफेक्ट लीडर था और इसलिए उसने सामूहिकीकरण या कलेक्टिविजेशन करने के लिए बहुत सारे मेजर्स को एडॉप्ट किया। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वे आर होल्डिंग स्टॉक्स। उनको ऐसा लगता था कि ये ऐसे स्टॉक्स रखते हैं कि प्राइस अच्छी मिले इसलिए, और इसलिए उसने क्या किया है कि इस प्रकार का प्राइस का जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टॉप होना चाहिए, इसलिए उसने सभी को जो भी उनके पास मटेरियल था उसको जब्त किया। अब ऐसे ही समय 1928 में पार्टी मेंबर्स जो है उन्होंने क्या किया है, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज का टूर किया है और वहां पर सुपरवाइज किया है कि किस प्रकार से ग्रेन का कलेक्शंस होता है, और उन्होंने कुलाक्स नाम के जो लैंड ओनर्स होते थे उन पर रेड किया है। अब इसी के कारण क्या था कि पीजेंट्स को अच्छी तरह से सब कुछ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर शॉर्टेज जो है, ग्रेन शॉर्टेज जो है वो 1928 के समय रशिया में एक कॉमन बात बन गई थी और लोग जो है उसका कारण मान रहे थे कि गवर्नमेंट जो फिक्स प्राइस की है ग्रेन की, उसी के कारण ये एक्यूट शॉर्टेज निर्माण हुआ है और किसान जो है वो चाहते थे कि हम लोग ग्रेन गवर्नमेंट को नहीं सेल करेंगे और इस वजह से ये शॉर्टेज जो है निर्माण हो चुका था। अब ऐसे ही समय क्या है कि 1929 से पार्टी ने पीजेंट्स जो कलेक्टिव फार्म्स है उनको कोलखोज नाम से जाना जाता था, उसमें काम करने के लिए फोर्स किया। अब ऐसे समय उन लोगों ने तो उसको अपोज किया है। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, मीन्स कोलखोज में उनको रूपांतरित किया। जो भी किसी का ओन लैंड था उसको भी उन्होंने कोलखोज में ट्रांसफर किया है और उस जमीन पर जो पीजेंट्स काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया है कि उनमें वो प्रॉफिट जो है कोलखोज में जो प्रॉफिट मिलता था उसको डिवाइड किया जाता था। तो ये बात है। अब इस प्रकार से जो सरकार ने सख्ती करना जब शुरू किया तो उसी के कारण पीजेंट्स गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने लाइव स्टॉक जो है मीन्स जानवर जो उनके थे उन्हीं को ही मार देना शुरू किया है, डिस्ट्रॉय करना शुरू किया है और इसी के कारण क्या हुआ है कि लगभग 1/3 कैटल जो है वो नष्ट हो चुका था। और इसी प्रकार से जो भी इस प्रकार के सामूहिकीकरण को या
कलेक्टिविजेशन को अपोज कर रहा था, उन लोगों को बाद में डिपोर्ट किया गया या एक्साइल भी किया गया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो यहाँ अभी रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में या स्टालिनीकरण के बारे में हमने देखा है। अभी इसी रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट उसको कहा जाएगा या ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। जैसे कि यूरोपियन समाजवादी पार्टियां जो थी वे इस प्रकार की बोल्शेविकों द्वारा जो सत्ता हथिया ली गई थी, बोल्शेविक टुक पावर जो वे था वो उनको पसंद नहीं है या उससे वे असहमत थे, नॉट अप्रूव। और उसी के साथ साथ यहाँ हम देखते हैं कि उन्हीं के कारण बाकी के वर्कर्स जो है कि उनके द्वारा भी सत्ता अपने हाथ में ली जा सकती है। इस बात का एक पॉसिबिलिटी जो है वो अन्य लोगों के मन में भी निर्माण हुई। अब ऐसे ही जैसे कम्युनिस्ट पार्टी रशिया में फॉर्म हुई थी, उसी प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियां जो है विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी फॉर्म हुई, जिसमें एक उदाहरण है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन। तो ऐसी पार्टियों की स्थापना भी होने लगी है। वैसे ही कॉलोनीज जहां पर थे जैसे इंडिया है, तो यहाँ के लोगों को भी ये बोल्शेविक पार्टी जो है वो इनकरेज करते थे कि उनका एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी फॉलो करना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने देश में किया है उस प्रकार का एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी फॉलो करना है। अब इसी के साथ साथ मेनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द रशिया या यूएसएसआर उसको कहा जाएगा, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट इस नाम से उसको जाना जाता था, उसमें कई अन्य लोग जो है यूएसएसआर के बाहर के लोग दे पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। अब बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न नाम का एक इंटरनेशनल संगठन था, इंटरनेशनल यूनियन था जो प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज का था। तो इसमें भी कुछ लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है और कम्युनिस्ट पार्टी की जो यूएसएसआर की यूनिवर्सिटीज थी वहां पर वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, यहाँ पर भी कुछ लोगों को एजुकेशन भी मिलने लगा है, यानी कम्युनिस्ट विचारों का एजुकेशन हम कहेंगे उसमें। तो इस बात की बदलाव जो है वे पूरे वर्ल्ड में आने लगे। तो ऐसे ही समय सेकंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हुआ है और ये जो यूएसएसआर है उसने क्या किया है, सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दिया है और एक वर्ल्ड को एक नया स्ट्रेचर भी दिया है। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, उसी का ये दूसरा पार्ट है कि जैसे कि 1950s के बाद की सिचुएशन को हमें देखना है कि 1950 तक आते आते बाहर के लोगों को पता चला था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर है वह आइडियल्स ऑफ द सोशल रशियन रिवॉल्यूशन उसके अनुरूप नहीं काम करता है और रशिया में ऑल इज नॉट वेल, जो भी सभी कंडीशंस है ये वेल नहीं है। यहाँ पर एक बैकवर्ड कंट्री जो है पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज डेवलप्ड हुआ था, लेकिन उसी के साथ साथ क्या है कि एग्रीकल्चर भी डेवलप हुई है, इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है और पुअर लोग जो है उनको भी अच्छा सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ये सब क्या कहता कि लोगों की स्वतंत्रता या उनका फ्रीडम जो है वो उनको डिनाई किया जा रहा था। वैसे ही उनके साथ रिप्रेसिव पॉलिसीज उन्होंने अपनाई है, जिसके कारण ये विकास हो गया था या हो रहा था। लेकिन 20th सेंचुरी आते तक जो है इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर जो है ये एज अ सोशलिस्ट कंट्री ये जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने जा रहा था, क्योंकि रशिया ने जो भी डेवलपमेंट किया है वो लोगों की स्वतंत्रता छीन कर या उनको ऑपरेस करके सप्रेस करके उनको किया है। इसके बारे में बाकी जो विश्व को पता चलने लगा था और इसी के साथ साथ जो ईच कंट्री जो है सोशलिज्म के आइडियाज
वह उनको रीथॉट करने के बारे में सोचने लगा था। रीड द सोर्सेस F and G ऑन पेज नंबर 47। उसमें शौकत उस्मानी और रविंद्रनाथ टैगोर इनके पैराग्राफ से, तो उनको कंपेयर करना है आपको। और ये कंपेयर किसके बारे में करना है, तो सोर्सेस C, D and E, इनसे उनको कंपेयर करना है।